एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। हाँ, मैं जानता हूँ यार वीडियो ना छोटी आ रही है। थोड़ा-सा ना वेट कर लो। वेट इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। सुनने में आया है कि मतलब ना क्या पता घर पे ना मेहमान आ जाए। अगर मेहमान आ जाएँगे तो ऑफ कोर्स उनके पास फ़ोन तो होगा ही। देखो वीडियो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बस फ़ोन में ना यार एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है और स्टोरेज की। तो मेन प्रॉब्लम तो एक्सपोर्ट की है। तो उनका फ़ोन मिल जाएगा ना तो एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और क्या पता मैं आराम से ना 2 घंटे की तो बना ही दूँगा, क्या पता ढाई या 3 घंटे की वीडियो बन जाए। अब देखते हैं मेहमान आ जाएँ तो मैं कर लूँगा कोशिश। कोई और फ़ोन देता नहीं है, फ़ोन मेरे पास 2 ही है, तुम जानते हो। एक मेरे पास जियो का फ़ोन है और दूसरा मेरे पास सैमसंग का जो तुमने देख रखा है। अब अपना एपिसोड पे आते हैं, बस मुझे यही बताना था। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था? लास्ट एपिसोड में सीन चल रहा था फेंगयुआन का बड़ा खतरनाक वाला गेम ट्रैप। ऐसी पॉलिटिक्स खेली गई थी भाई इस गेम में कि क्या बताएँ। यहाँ पे लव का यूज़ करा गया, वैल्यूज़ का यूज़ करा गया, जिसकी वज़ह से ना सब इसमें ट्रैप हो गए थे। किसी का ऑब्सेशन था, किसी का लव था, कि पॉलिटिक्स तो फेंगयुआन खेल रहा था। और इसमें ना जो भी ये गेम था ना, इसके अंदर जो भी इसके अंदर था, जैसे गेम के अंदर ये लड़के की साइड था चीशंग, वो लड़की थी, तो ये दोनों लोग ना इनको ऐसा लग रहा था कि वो जीत रहे हैं। हालाँकि हमें देखा भी हमने कि फेंगयुआन हार गया, लेकिन असल में वो हारा कहाँ था, वो हार के भी जीत गया था। ये लास्ट एपिसोड में हमने सीन देखा था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। एक खुशी भरा बैंक्वेट एंड नहीं था, बस एक नई बिगिनिंग थी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में एक बैंक्वेट चल रहा था। फेंगयुआन और चीशंग अब अच्छे दोस्त बन गए थे। अगले कुछ दिनों तक फेंगयुआन बार-बार चीशंग को इनवाइट करता रहा और चीशंग भी अक्सर वो क्लैन के एरिया में आके उससे मिलने आने लगा। दोस्ती बनाना ईज़ी भी होता है और मुश्किल भी। ट्रिक सिर्फ इतनी होती है कि अपना स्टेटस को लो कर दिया जाए और सामने वाले को इतना इज़्ज़त दो कि वो खुद ही सामने से चल के आए। लेकिन फेंगयुआन एक ओल्ड स्कीमर था, उसके पास एटीट्यूड वो भी था। चीशंग उसके सामने कैसे टिक पाता? क्योंकि हम जानते हैं फेंगयुआन जो भी यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा है, जो भी अपना चेहरा दिखा रहा है, वो तो नकली है। चीशंग एक फॉर्मेशन के पाथ का दीवाना था, यानी वो फॉर्मेशन पाथ में ही बस बचपन से लेके अब तक उसमें ही घुसा हुआ है। नॉर्मली दूसरे गुई इमॉर्टल्स में वो इंटरेस्ट नहीं रखता, अपने फॉर्मेशन में ही लगा रहता है। लेकिन जब से वो फेंगयुआन से मिला, फेंगयुआन भी फॉर्मेशन पाथ का क्वासी ग्रैंड मास्टर था और एक और उसका ग्रैंड मास्टर दोस्त मिल गया यानी चीशंग। अब दोनों के बीच कनेक्शन बढ़िया बन गया। दोनों फॉर्मेशन पाथ पे इतनी बातें करने लग गए कि धीरे-धीरे चीशंग और फेंगयुआन की नॉलेज मतलब आपस में शेयर हुई, तो चीशंग फेंगयुआन से इम्प्रेस्ड हो गया और दोस्ती बहुत गहरी हो गई। चीशंग शॉक होते हुए कहता है, "अरे! तू तो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का बंदा है ना, तो इतना फॉर्मेशन पाथ में कैसे जानता है?" फेंगयुआन कामली कहता है, "अरे! बस क्यूरियोसिटी थी। मॉर्टल डेज़ में ही ना मैंने फॉर्मेशन पाथ पढ़ा था। कुछ लकी एनकाउंटर्स भी हुए, पर लाइफ में ना ट्विस्ट तो आता ही है और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ लेना पड़ा। पर मैं खुश हूँ, अकेला बंदा इमॉर्टल बन गया और ये भी काफ़ी बड़ा लक है कि इमॉर्टल बन गया मैं।" ये सुन के चीशंग इमोशनल हो गया। उसे फेंगयुआन के लिए सिंपैथी आ गई। चीशंग कहता है, "अगर तू फॉर्मेशन पाथ लेना चाहे तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। हमारे ची क्लैन में कुछ फॉर्मेशन पाथ गो इमॉर्टल हैं। मैं इमॉर्टल को भी मैनेज करा दूँगा तेरे लिए। बोल दे बता कर दूँ?" तो इ देखो, भले ये सब बोल रहा है ना, ये बोलना तो ईज़ी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये ईज़ी नहीं होता। क्योंकि भाई ये जो चीशंग है, भले इसकी इम्पोर्टेंस क्लैन में ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक प्यादा है। वो भी लीडर का प्यादा है। अगर ये प्यादा नहीं होता तो इसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। आगे देखते हैं। फेंगयुआन थोड़ा-सा इमोशनल टोन में कहता है, "अगर फ्यूचर में पाथ चेंज किया तो तुझसे ज़रूर हेल्प लूँगा।" चीशंग कहता है, "हाँ, बस बोल दियो एक बार।" उन दोनों के डिस्कशन पे फेंगयुआन काफ़ी मतलब फ़ायदा उठा रहा था और अटेनमेंट लेवल नहीं बढ़ा, पर अंडरस्टैंडिंग डीप हो गई थी। एक दिन फेंगयुआन ने पूछा, कहता है फेंगयुआन, "फ़ॉर्मेशन पाथ और किलर मूव में फ़र्क क्या होता है?" चीशंग कहता है, "फ़ॉर्मेशन भी तो किलर मूव ही है। डिफरेंस बस ये है कि फ़ॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक टिक जाता है और सेटअप होने के बाद मेंटल एनर्जी कम लगती है।" और फेंगयुआन कहता है, "ओह! अच्छा, तो फॉर्मेशन पाथ का एसेंस क्या होता है?" तो चीशंग कहता है, "मेरे लॉर्ड ची क्यू यू ने कहा था एसेंस है एनवायरनमेंट क्रिएट करना।" फेंगयुआन एकदम से समझ गया, जैसे कूलिंग थ्रेड्स केव में रिग्रेटफुल स्पाइडर के लिए नया हैबिटेट बनाया गया था। फेंगयुआन आगे कहता है, "तो ग्रेट ग्रैंड मास्टर नेचुरल दावमार्क यूज़ करके कम गू से फॉर्मेशन बना लेते हैं?" चीशंग कहता है, "बिल्कुल, हम सिर्फ दावमार्क और मटेरियल के अंदर के दावमार्क यूज़ कर पाते हैं। अगर ग्रेट ग्रैंड मास्टर सराउंडिंग के दावमार्क को ही यूज़ कर लेते हैं तो उनका काम तो और ईज़ी हो जाता है।" यानी ये डिफरेंस बता रहे थे कि जैसे ग्रेट ग्रैंड मास्टर होता है वो कितना पावरफुल होता है फॉर्मेशन पाथ में, जबकि जो ग्रैंड मास्टर होता है वो तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों का यूज़ कर पाता है। ये कन्वर्सेशन फेंगयुआन के लिए गोल्ड माइन थी। उसने भी और ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक तरीके से पूछा, बातें करी और अच्छे से चीशंग को ट्रीट करना शुरू कर दिया। बैंक्वेट छोड़ो, अब दोनों फॉर्मेशन पे ही डीप डिस्कशन करते रहते हैं, जिसमें चीशंग का पैशन और बढ़ जाता। फेंगयुआन का सीक्रेट ट्रिक भी चालू था। वो क्याओ शीलू के लेटर को लिखता, जिसमें चीशंग की तारीफ़ पे तारीफ़ होती। चीशंग भी रिटर्न में क्याओ शीलू को लिखता। फेंगयुआन कमाल का बंदा है। क्याओ शीलू अनॉयड हो गई। कहती है कि ये दोनों मुझे भूल गए हैं क्या? एक दूसरे के फैन बन गए। फिर भी उसने दोनों की जो मतलब ओपन माइंडनेस थी, उनकी उसकी तारीफ़ करी और इसी तरह फेंगयुआन और चीशंग जो पहले एनिमीज़ थे, अब
बहुत अच्छे प्योर दोस्त बन गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के सब लोग हैरान हो गए। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है साउथर्न बॉर्डर, प्लंडर, शैडो, अर्थ ट्रेंच। ये जगह अपने डार्क पाथ, बीस्ट और शैडो मॉन्स्टर के लिए फेमस थी। इसी टाइम ये प्लंडर, शैडो, अर्थ ट्रेंच सिर्फ फेमस नहीं था, बल्कि साउथर्न बॉर्डर का सबसे डेंजरस जगह भी यही थी। केव के अंदर एक अजीब सा सीन चल रहा था। एक पर्पल बालों वाला पागल बुड्ढा नंगे पैर भाग रहा था और चीख रहा था, नहीं नहीं नहीं। फिर एकदम दहाड़ा और फिर गिर गया जमीन पर और एकदम भाई ऐसे कीड़ो जो होते हैं ना, कीड़े टाइप का रेंगने लग गया एकदम केंचुए की तरह। थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ और पागलों की तरह हंसने लगा, हा 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 हा। एकदम से हंसी रुक गई, फिर आंखों में ना क्लैरिटी आ गई। यिंग विशी केव में आया और थोड़ा सांस लेकर बोला, लॉर्ड पर्पल आप होश में आ गए? वो पागल आदमी और कोई नहीं, पर्पल ही था। शैडो सेक्ट के 4 लोग रिवर्स फ्लो रिवर की बैटल के बाद गायब थे और वो लोग ना यहाँ साउथर्न बॉर्डर में वापस आ गए थे, इसी डेडली ट्रेंच के अंदर। पर्पल ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क बुलाओ। आगे के प्लान के लिए ये नाम ज़रूरी है। फिर सीरियस टोन में पूछा, अपडेट क्या है? यिंगविशी कहता है, साउथर्न बॉर्डर में सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, पर एक प्रॉब्लम है। ची शेंग और वू यी हे लड़ने के बजाय दोस्त बन गए। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क सरप्राइज्ड हो गया। क्या? ओह! इंटरेस्टिंग है ये तो। डेटा चेक करने के बाद बोला, ये वो ही अलग ही टाइप का बंदा है, यानी फेंग युआन को कह रहा है। उसका नाम ये वो ही है ना, अजीब-सा नाम इसलिए। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का एक्सपर्ट होते हुए भी फॉर्मेशन पाथ में इतना स्किल्ड है। ची शेंग इम्प्रेस्ड हो गया इस बंदे से और दोस्ती हो गई। वाह! क्या खतरनाक चीज़ है, ये तो इंटरेस्टिंग है। यिंग वुशी आगे कहता है, लेकिन वो वू योंग के कंट्रोल में है अभी भी। उसे वापस सुपर को फॉर्मेशन में भेज दिया गया। पर्पल कहता है, वू योंग रैंक 8 का पावरफुल बंदा है और ये जो वू यी हे है अभी क्याओ क्लैन से प्रॉपर्ली जॉइन नहीं हुआ है। इसका मतलब वो अपनी एम्बिशंस पे चल रहा है। शायद हम इसे अपने प्लान में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सोच के पर्पल ने आगे बोला, फिलहाल फोकस वूयोंग पे रखो। वू क्लैन साउथर्न बॉर्डर का बेस पिलर है। अगर वो गिरा तो पूरा रीजन पॉलिटिकल मेस बन जाएगा। तब हम सुपर वो फॉर्मेशन तोड़कर अपना मेन बॉडी फ्री कर सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे जो असली मास्टरमाइंड कौन था? शैडो सेक्ट, यही लोग साउथर्न बॉर्डर के पॉलिटिकल ड्रामा के पीछे थे। यानी जो भी यहाँ पे गेम चल रहा है ना, ये सब उकसा यही रहे थे। तभी बाहर से बाइनिमिंग आई, एकदम खतरनाक आवाज में कहती है, चाहे पूरा पॉलिटिक्स हिल जाए लेकिन हम सिर्फ 4 लोग हैं। सुपर गो फॉर्मेशन में अगर 4 डिफेंडर भी हुए तो भी मुश्किल है। हमारा मेन फोर्स तो अनस्टेबल है ना। उसने पर्पल माउंटेन के जो रैंक 8 होने के बाद भी सीधा बोल दिया था बिना डरे। मतलब जो मेन फोर्स की बात कर रहा है ना, वो पर्पल को ही कह रहा है, क्योंकि ये रैंक 8 है लेकिन ये पागल है 1 नंबर का। इसको ले जाना ही बेकार है। तो मान के चलो कि हम 3 ही लोग हैं। क्योंकि जब फेंगयुआन ने उनका पीछा किया था तब उन्होंने नए अलायंस में इक्वल स्टेटस फिक्स किया था। और पर्पल माउंटेन के बार-बार के इंस मतलब ये जो एक तरीके से इंसैनिटी मान लो, या जो चक्कर आना या पागलों की तरह हरकत करना, इसकी वजह से ना पर्पल की जो रिस्पेक्ट थी वो ज़ीरो हो गई थी और बाइनेमिंग तो भाई इसको कुत्ते की तरह ट्रीट करती थी। मतलब ट्रीटिंग तो ऐसे ही हो रहा था इनका। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क शांत स्माइल के साथ कहता है, पॉलिटिकल chaos काफ़ी नहीं होता। ऑब्वियसली राइटेस्ट पाथ के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ये सिर्फ़ उनकी पावर वीकेन करने के लिए है। अब हमें मैन पावर बढ़ानी होगी। हम नए लोगों को रिक्रूट करेंगे। यिंगुशी शॉक्ड हो गया। रिक्रूट? साउथर्न बॉर्डर में अभी भी कोई हिडन एसेट बचा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? वो जानता था कि शैडो सेट के लोग ऑलरेडी क्रिपल्ड हैं, यानी कुछ नहीं कर सकते, अपाहिज हैं। अगर नए रिक्रूट करने हैं तो वो रैंक 6 से ऊपर के गो इमॉर्टल होने चाहिए, रैंक 7 या रैंक 8। पर ऐसे लोग तो पहले ही यूज़ हो जाते हैं, यानी किसी और के अंडर होते हैं। जब फेंगयुआन पीछा कर रहा था या जब स्पेक्टर सोल ने हेवन को चैलेंज करके सवेनियर इमॉर्टल फेटिश को रिफाइन करने की कोशिश की थी तब भी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए कहता है सीरियस टोन में, तुम दोनों जानते हो मैं कभी-कभी पागल क्यों हो जाता हूँ? पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अचानक ही टॉपिक चेंज कर दिया। बायनेमिक चुप रही, जबकि यिंगविशी ने पूछा, क्या ये हेवेंस बिल का इंटरफेरेंस नहीं है? पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने सर हिलाकर कहा, हाँ ये हेवेंस बिल का ही है, लेकिन इसे शुरू मैंने किया था। बायनेमिक ने कहा, क्या मतलब है आपका? ये सुनते ही उसके चेहरे पर शॉक दिख गया था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के वर्ड से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इंसेनिटी उसके अपने एक्शंस की वजह से हुई हो। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने एक अजीब से सांस भरी और उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगी। पहले के टाइम पे जब हम पहली जनरेशन के स्प्लिट सोल थे, हमने देखा कि सबसे बड़ा दुश्मन हेवेंसविल है, तो हमने उसे डील करने के तरीके ढूँढने शुरू कर दिए। ये पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क बता रहा है, तो ध्यान से सुनो। आगे कहता है अपना बंदा, मैं विज़डम पाथ कल्टीवेट करता था, मैं स्प्लिट सोल का लीडर था, तो मुझे ही हेवेंसविल से निपटने का रास्ता ढूँढना था। हमने स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल की ट्रू इनहेरिटेंस का एक पार्ट पाया था और विज़डम पाथ की अटेन्मेंट
अटेनमेंट के साथ मैंने एक मेथड बनाया हेवेंसविल के साथ एसिमिलेट होने का। बाइनिमिंग और यिंगुइशी एक दूसरे को देखते हुए बोले, एसिमिलेट विद हेवेंसविल। दोनों के चेहरे पर कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी थी। पर्पल माउंटेन ट्रूमनार्क ने बोला, बिल्कुल सही, हेवेंसविल बहुत ही वास्ट और लिमिटलेस है, हर जगह मौजूद है। तब हम उसके साथ बस शुरुआती कॉन्टैक्ट में थे। आज जितने सीक्रेट और वीकनेसेस हमें पता हैं, तब नहीं थे। उस टाइम सिचुएशन हर दिन ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। बहुत लोग मर गए थे हेवेंसविल के टारगेट बनकर। होप ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। मजबूरी में मैंने ये मेथड यूज़ किया, जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था। जब दुश्मन इतना पावरफुल हो, तो मैंने सोचा प्रिटेंड करूँ जैसे सरेंडर करने का, उसके अंदर घुस जाऊँ ताकि उसके बारे में जानकारी मिल सके। आखिर नो योरसेल्फ एंड योर एनिमी एंड यू विल नेवर बी डिफीटेड। यानी अपने आप को जानो, अपने एनिमी को जानो और तुम कभी नहीं हारोगे। बाइनिमिंग और यिंगुइशी की आँखें चमक उठीं। आज भी उन्हें लगा कि ये मेथड सच में जीनियस वाला था। हेवेंसविल फॉर्मलेस थी और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क एक्चुअली उसे एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट करना चाहता था। ये सोच के ही कमाल की चीज़ थी। और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि वो करके भी दिखाया। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने आगे बताया, हेवेंसविल के बारे में तुम दोनों जानते ही हो। जो जब कोई ना ग्रोटो हेवन 9 हेवन के फ्रेगमेंट को एब्ज़ॉर्ब करता है, तो हेवेंसविल अंदर आ जाती है और कोई भी हेवनली स्पिरिट डल और रोबोटिक बन जाता है। हेवनली स्पिरिट के साथ ये होता है, तो गुई इमॉर्टल के साथ भी। जब भी मैं हेवेंसविल के साथ एसिमिलेट करता हूँ, तो मैं क्रेज़ी हो जाता हूँ और अपना रीज़ एक तरीके से जो सोचने-समझने की शक्ति है, वो खो देता हूँ। लेकिन इसी वजह से हेवेंसविल मुझे मारने का इरादा कम कर देती है और मैं अब तक ज़िंदा हूँ। एक और बेनिफिट ये है, जब मैं हेवेंसविल के साथ फ्यूज़ करता हूँ, मुझे उसकी सोच और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस की क्लैरिटी समझ आती है। मैं हेवेंसविल के थॉट समझता हूँ, उसके प्लान देख सकता हूँ और शैडो सेट के लिए प्लान को और अच्छा बना सकता हूँ, प्लॉट और बढ़िया कर सकता हूँ। हेवेंस का प्रिंसिपल है एक तरीके से मर्सीलेस होना। उसकी नज़र में सारे बीइंग्स सिर्फ़ एक प्यादे हैं। उसके लिए ये पूरा वर्ल्ड एक चेस बोर्ड है और इसी चेस बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पे मेरा ध्यान गया। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की एक्सप्लेनेशन सुनकर बाइनमिंग और यिंगुइशी दोनों और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। उन्हें फ़ील हुआ कि अब जो ट्रू मोनार्क बोलने वाला है, वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है और वैसा ही हुआ। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने कहा, जब मैंने हेवेंसविल के साथ एसिमिलेट किया, मैंने देखा कि उसके अरेंजमेंट्स में कुछ क्रूशियल प्यादे हैं। हर बार जब मैं क्रेज़ी होता, मैं हेवेंसविल का यूज़ करके इन प्यादों के पास पहुँचता और जैसे ही मुझे होश आता, मैं उन्हें अपनी साइड में करने की कोशिश करता ताकि वो मेरे अपने पीसेस बन जाएँ। और पिछले बैटल में मुझे लगता है तुम दोनों ने एक प्यादे का यूज़ खुद देखा है। बाइनमिंग का बॉडी हिल गया। यिंगुइशी ने रियलाइज़ किया और कहा, लॉर्ड पर्पल माउंटेन ट्रूमनार्क, आप ताई बर्नशेंग की बात कर रहे हो? पर्पल माउंटेन ट्रूमनार्क ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल। ताई बर्नशेंग एक क्रूशियल प्यादा था डेस्टिनी के चेस बोर्ड में। हेवेंसविल ने उसे अरेंज किया था, लेकिन मैंने उसे इन्फ्लुएंस किया और उसकी पावर से तुम सबको बचकर निकालने में मदद करवाई। यानी वो मर गया, एक तरीके से उसका सैक्रिफाइस करवा दिया। ताई बर्नशेंग पहले पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से मिला था, जब वो एक गू मास्टर था और उसकी ट्रू इनहेरिटेंस पाई थी। उसके अंदर हेवेंसविल का अरेंजमेंट था और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का इन्फ्लुएंस भी था। इसी वजह से जब फेंगयुआन को हेवेंसविल ने पास्ट में भेजा था स्पेक्टर सोल के प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताई बर्नशेंग ने उस प्रोसेस में उसकी मदद की थी। ताई बर्नशेंग ने फेंगयुआन को अपना लीडर माना। एक रीज़न था फेंगयुआन की इंटेलिजेंस और दूसरा हेवेंसविल का इफ़ेक्ट। लेकिन बाद में ताई बर्नशेंग फेंगयुआन से अलग हो गया और शैडो सेट की मदद करने लगा, क्योंकि फेंगयुआन ने हेवेंसविल को बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। अब तुम याद करोगे कैसे? तो उसने ना, याद करो, जब स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल ने कहा था कि अब अगला नेक्स्ट स्टेप है उस गू को डिस्ट्रॉय कर दो, तो फेंगयुआन को वो जो गू बन रहा था सविनियर इमॉर्टल बॉडी वाला, उसको डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन फेंगयुआन ने क्या करा, उसकी बात छोड़कर उसने खुद यूज़ कर लिया। तो उस चीज़ को बिट्रे कहा जाएगा। क्रूशियल मोमेंट पे उसने सविनियर इमॉर्टल फेटिश को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि अपने लिए ही यूज़ कर लिया। ताइबन शेंग ने तब पर्पल माउंटेन ट्रूमनार के इन्फ्लुएंस में शैडो सेट की हेल्प की। ताइबन शेंग बैटल में मर गया। सरफेस पे लगता है फेंगजुआन की वजह से, लेकिन असल में वो शैडो सेट और हेवेंसविल के कॉन्फ्लिक्ट के कारण एक तरीके से सैक्रिफिशियल पीस बन गया, यानी बस सैक्रिफाइस हो गया। यंग वुशी ने ये सब सुन के एक तरीके से फाइनली पर्पल माउंटेन ट्रूमनार का इंटेंशन समझ लिया। यंग वुशी कहता है, समझ गया। इतने सालों से लॉर्ड पर्पल माउंटेन ट्रूमनार दुनिया भर में घूमते रहे। उन्होंने कई क्रूशियल प्यादों को इन्फ्लुएंस किया और अब वही प्यादे हमारी स्ट्रेंथ बनेंगे, सुपर गू फॉर्मेशन तोड़ने और हमारी मेन बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बिल्कुल सही समझा। साउथर्न बॉर्डर, सुपर गू फॉर्मेशन, सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी, मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर अब सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है एक इंटेंस जेड लाइट आसमान तक शूट हुई, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के साथ।
एक जायंट गूवॉर्म उस जेड लाइट के अंदर आसपास फ्लाई कर रहा था। उन्हें देखकर किसी का भी सर घूम जाए। फेंगयुआन पूरी फोकस के साथ काम कर रहा था। वक्त के साथ कुछ गू वॉर्म ने उड़ना बंद कर दिया। वो नीचे गिर गए और जमीन के अंदर एक तरीके से चुप गए। जैसे-जैसे और ज़्यादा गूवॉर्म ज़मीन के अंदर घुसने लगे, उन्होंने चमकना शुरू किया। पहले वाले गूवॉर्म के साथ रेसोनेट करने लगे। एक मिस्टिकल पावर क्रिएट होने लग गई। यार मिस्टिकल क्यों कहता हूँ, मिथिकल पावर क्रिएट होने लग गई। जेड पिलर ऑफ लाइट धीरे-धीरे छोटी होने लगी। उसकी रोशनी हल्की-हल्की पड़ने लग गई और फेंगयुआन के विल से एक इमॉर्टल गू हवा में उड़ के बाहर आया। ये गू एक गोल पल जैसा था, साइज़ में गूस एग जितना बड़ा। वो पल पर काउंटलेस जो मार्किंग थी वो मूव कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे खिले हुए लोटस की फील्ड पर एक तरीके से एक बालों का मत होता नहीं है, तुमने देखा नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे एक तरीका होता है जब पोएट्री वाले जो नहीं, पोएट्री कह रहा हूँ यार, वो नहीं होता जैसे वो, अरे यार मेरे को उसका नाम नहीं पता, ना हिंदी में याद आ रहा है ना इंग्लिश में। वो नहीं होता जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें से एक टेक्निक होती है मिट्टी के बर्तन पे। अगर मिट्टी के बर्तन बना लो फिर उन्हें एकदम भाई गर्म कर दो, एकदम पकने के लिए एकदम ऐसा कर दो जब वो एकदम रेड हो जाए। उसी रेड रेड चीज़ों पे ना घोड़े के बाल या मतलब बालों को ऐसा टच करो ना तो खतरनाक सा पैटर्न बनता है उन बालों की वजह से, और बड़े सुंदर लगते हैं वो। तो ये उसी टाइप का था कि वो जो बॉल थी उसके ऊपर वो पैटर्न बना था और वो हिल रहा था। ये था रैंक 6 का इमॉर्टल गू ब्लड एसेट। फेंगयुआन ने गहरी सांस ली। गू फॉर्मेशन के अरेंजमेंट अब पूरे अपने सबसे क्रूशियल मोमेंट पे पहुंच चुके थे। ब्लड एसेट इमॉर्टल को धीरे-धीरे जेड लाइट के अंदर फ्लोट हुआ और तुरंत ही जेड लाइट उसके टच से ब्लड रेड बन गई और लाल रोशनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। सिर्फ कुछ सांसों के अंदर उसकी इंस एक तरीके से इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई कि क्या बताएँ। फेंगयुआन ने एक लंबी सांस छोड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कंप्लीट हो गया था। अब बस रूटीन को फॉलो करना था। ब्राइट रेड पिलर धीरे-धीरे वीक हुआ, फिर बिल्कुल डिसिपेट हो गया। लेकिन जो फ्रेग्रेंस थी अभी भी हवा में थी, पूरी केव में फैली हुई थी। ये केव बहुत बड़ा था, लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में था। काफ़ी गहरा, ज़मीन के नीचे कुछ ली तक डिस्टेंस और भी गहरा था। केव पूरी तरह से सील्ड नहीं था। उसमें 100 टनल्स थे, जो एयर वेंट्स की तरह बाहर कनेक्टेड थे। ग्राउंड के सरफेस पर काउंटलेस डार्क और डीप होल्स थे, जहाँ से वो फ्रेग्रेंस बाहर आ रही थी। फेंगयुआन ने कहा, "द गू फॉर्मेशन फॉर द कूलिंग थ्रेड केव इज़ अरेंज्ड", मतलब तैयार हो गई। कूलिंग थ्रेड केव के क्रिएशन का आधा काम तो कंप्लीट हो गया था। अगला स्टेप था, उसे रिग्रेटफुल स्पाइडर को मूव करना होगा, उन्हें नरिश करना स्टार्ट करना होगा। फेंगयुआन ने कहा, इस प्रोसेस में गू फॉर्मेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन लगेगा, पर 1-2 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। फेंगयुआन के चेहरे पर पूरा एकदम जॉय का वो खुशी आ गई थी ना। ची शेंग यहाँ से जा चुका था, अपने चीक लाइन वापस। फेंगयुआन ने अपनी ड्रीम रेलम एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू कर दी थी। फॉर्मेशन पाथ ड्रीम रेलम में अब सिर्फ 2 सीन्स बचे थे, जिन्हें फेंगयुआन ने अपने अनरावल ड्रीम किलर मूव से सॉल्व कर दिया था। जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, फेंगयुआन का फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट अब ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँच गया था। फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट के साथ ची शेंग के साथ इंटरैक्शन से मिलने वाले इमेंस गेन के बेस पर फेंगयुआन ने एक खतरनाक तरीके का कूलिंग थ्रेड गू फॉर्मेशन डिड्यूस कर लिया था। ये नया कूलिंग थ्रेड गू फॉर्मेशन अब भी ब्लड एसेट इमॉर्टल गू पर बेस्ड था, लेकिन इसका इफेक्ट एक तरीके से इफेक्ट ना डबल पावरफुल था। पहले फेंगयुआन का कॉन्सेप्ट था कि उसका फॉर्मेशन उसके गेन्स को 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करे, पर अब वो सेटअप प्रैक्टिकली पॉसिबल तो था नहीं, इम्पॉसिबल था उसे बनाना, बहुत मुश्किल। इसलिए डबल कर पाना भी उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी और उसने अपना पूरा सैटिस्फैक्शन इससे लिया, क्योंकि इस बार जो उसने बनाया उससे वो अपने मतलब जो भी गेन्स है उसको डबल कर सकता था। 8 गुना नहीं लेकिन 2 गुना तो कर ही सकता था। अभी फेंगयुआन के पास बहुत सारे एक्यूमुलेशन बची थी। वो अनरावल ड्रीम किलर मूव के कई बार यूज़ कर सकता था और चीशेंग के चलते सबका ध्यान उससे हट गया था, तो सीक्रेटली ड्रीम रेलम एक्सप्लोर कर सकता था आराम से। पेंगुइन ने इस रेयर अपॉर्चुनिटी को ट्रेज़र किया। अगले कुछ दिनों में उसने क्लोज़्ड कल्टीवेशन एक्सक्यूज़ दे दिया ताकि वो पूरी तरह से ड्रीम रेलम में घुस सके। लेकिन जैसे ही वो मेहनत से ड्रीम रेलम में एक्सप्लोर कर रहा था, एक शॉकिंग न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई, जिसने 5 रीजन के सभी गू इमॉर्टल को हिला दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एशियन सेक्ट और हेवनली कोर्ट हारते हुए पाए गए हैं। उन्होंने एक पावरफुल टीम नॉर्थल पेंस भेजी थी, लेकिन वो माहौंग उनको बचाना मतलब बचा तो पाई नहीं, देखा नहीं वो कैसे मर गया, वो मर गया। रैंक 8 गू इमॉर्टल वाइलिंग यांग, मैरिड टाइडल ड्रैगन और बी चैंतियान से 2 मर गए और 1 मिसिंग हो गया। रैंक 8 गो इमॉर्टल को मारने वाला था और कोई नहीं बल्कि जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल का फॉर्मर स्ट्रीड था, एक लेजेंडरी इमोरियल डेसोलेट बीस्ट, डॉग टेल लाइफ एक्सटेंडिंग फेरेट। अरे ये वही कुत्ता, अब सॉरी यार, फेरेट को क्या नेवला कहते हैं ना, किसी ने कमेंट में बोला है, मैं कुत्ता कह देता था। जो भी वो कुत्ता था उसने ना 2 बंदों को मार दिया। कौन 2 बंदे थे? रैंक 8 के बंदे थे।
एक तो देखो वाइलिंग यांग था या तो मेरिटाइडल ड्रैगन या बीचेंतियान, इन ये 3 लोग थे, इन तीनों में से 2 मर गए और 1 मिसिंग था इसलिए। लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कुछ लोग बचे भी थे, जैसे ज़ाओ लियनुन, यू यीजी, शी ज़ेंगी और उसके साथी। उन्हें वाइलिंग यांग ने अपनी जान खतरे में डालकर बचाया था। बाद में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रिइंफोर्समेंट पहुंचे, पर वो लोग मुश्किल से ही जिंदा बचे। ये न्यूज़ सुनकर पूरी दुनिया शॉक में आ गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का फाउंडेशन और स्ट्रेंथ सबसे पावरफुल माना जाता था पूरे के पूरे 5 रीजन में। 10 ग्रेट एशियन सेक्टर सुपर फोर्सेस में भाई बहुत पावरफुल थे लोग। सेंट्रल कॉन्टिनेंट मतलब भाई बाप बने बैठे थे वो तो, लेकिन वो हार गए। और सब पर रूल करती थी हेवनली कोर्ट, जो सिर्फ सेंट्रल कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि 4 रीजन पर भी अपना इन्फ्लुएंस रखती थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए हेवनली कोर्ट का स्टेटस भाई अनशेकेबल था, यानी हिल तो रह सकता ही नहीं। और बाकी 4 रीजन के लोग के लिए वो वर्ल्ड की नंबर 1 फोर्स मानी जाती थी। आखिर उनके अंदर 3 इमॉर्टल वल्नरेबल थे, यानी दुनिया में कोई और फोर्स उनके बराबर थी नहीं, क्योंकि उनकी जनरेशन में 3 बंदे आए थे ना, वो भी इमॉर्टल वल्नरेबल। लेकिन फिर भी इतनी पावरफुल हेवनली कोर्ट नॉर्थर्न प्लेन्स में हार गई। ये न्यूज़ सुन के तो सबकी फट गई। पहले शॉक हुए, फिर सब लोगों ने डिटेल जानकर कुछ अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई, क्योंकि सब जानते थे कि नॉर्थर्न प्लेन्स हमेशा से टफ था। वहाँ के लोगों की बैटल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। और इस बार जो हेवनली कोर्ट के सामने थे, वो था जायंट सन इमॉर्टल मुंडेबल के डिसेंडेंट लॉन्गेविटी हेवन। हेवनली कोर्ट की हार का एक बड़ा रीज़न यही था। वो अपने रीजन से बाहर लड़ रहे थे, उनकी फुल स्ट्रेंथ यूज़ ही नहीं हो पाई। एक्चुअली हेवनली कोर्ट की टीम तो सिर्फ़ लॉन्गेविटी हेवन से ही नहीं, बल्कि ओल्ड एंसेस्टर शूहू से भी लड़ना पड़ गया, तो उससे भी भाई हालत ख़राब उसकी हो गई थी हेवनली कोर्ट की, मतलब उसकी टीम की। पर चाहे रीज़न कुछ भी हो, रिज़ल्ट तो यही था जो सबके सामने था। हेवनली कोर्ट और 10 ग्रेट एशियन सेक्ट की रेपुटेशन ज़मीन पर गिर गई थी, जबकि लॉन्गेविटी हेवन और जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल का नाम आसमान छू रहा था। अब फेंग युआन के पास भी ये न्यूज़ आ चुकी थी। फेंग युआन ने धीरे से कहा, वाई लिंगयांग और बी चेंतियान मर गए, जबकि मैरिड टाइडल ड्रैगन बच के निकल गया। इन्फॉर्मेशन उत तक मतलब ट्रांसमिट तो हो गई थी। इस सुपर ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर उसे ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है, वहाँ पे हुआ क्या। फेंग युआन कहता है, डेट देखो तो हाँ, यही वक्त होना चाहिए। हेवनली कोर्ट ने नॉर्थर्न प्लैनेट्स के गो इमॉर्टल वर्ल्ड में एंट्री ली थी, जहाँ लॉन्गेविटी हेवन उसका रिप्रेजेंटेटिव था, और इसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट को बहुत बड़ा ब्लो लगा था। डॉग टेल लाइफ एक्सटेंडिंग पैरेट, यानी अपना कुत्ता भाई, बैंगनी कुत्ता, वैसे ही वो बहुत पावरफुल था। जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल का स्टीड होने लायक था। इसका बैटल स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग था। चाहे इसे नॉर्थर्न प्लेन्स का एक तरीके से मोराल बढ़ गया हो, लेकिन हेवनली कोर्ट के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। अपनी मतलब एक तरीके से पिछली ज़िंदगी में 500 साल के एक्सपीरियंस और 5 रीजन क्योटिक वॉर के पहले हाफ को देख चुका था अपना फेंग युआन। फेंग युआन जानता था कि हेवनली कोर्ट का फाउंडेशन भाई अनइमेजिनेबल है। उसकी पावर सोच से बाहर है भाई, सोच से बाहर है। उसके कंपैरिज़न में लॉन्गेविटी हेवन सिर्फ़ जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल का ग्रोटो हेवन था। उसका बेस हेवनली कोड के सामने कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, धूल है बस। फेंग युआन कहता है, ये इवेंट बहुत ही रेयर है। मेरी पिछली ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब इसके बाद नॉर्थर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट बेसिकली एनिमीज़ बन गए, या ये कह लो लॉन्गेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट एक दूसरे के अपोज़िट साइड पे आ गए थे। अब देखते हैं क्या हेवनली कोर्ट रिवेंज लेगा या फिर क्या होगा, मज़ा तो आएगा। फेंग युआन के दिमाग में सोच चल ही रही थी। वो कंटिन्यूअसली डिडक्शन में लगा हुआ था, पॉसिबल पॉलिटिक एंड आउटकम्स को कैलकुलेट कर रहा था। लॉन्गेविटी हेवन का ओरिजिन जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल से था, जबकि हेवनली कोर्ट में 3 इमॉर्टल वल्नरेबल थे, और वो सब राइटियस पाथ के फोर्सेस थे। सोचने वाली बात थी कि आखिर आपस में इतना इंटेंस क्लैश कैसे हुआ। इस वक्त पूरे 5 रीजन के 5 गो इमॉर्टल्स और अलग-अलग फोर्सेस, सबका ध्यान मतलब उधर ही था, एक ही चीज़ पर था, हेवनली कोर्ट की नेक्स्ट मूव क्या होगी? क्या वो लड़ने आएँगे? सॉरी 5 गो इमॉर्टल मैंने कह दिया, 5 रीजन, ठीक है? तो उन सब का एक तरीके से देखा जाए तो लॉजिक के हिसाब से हेवनली कोर्ट को काउंटर बैक करना चाहिए, क्योंकि वो 5 रीजन के नंबर 1 गो इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर वो कुछ नहीं करती तो उसका जो रेपुटेशन है, वो तो नीचे ही गिरेगा। लेकिन 5 रीजन वॉल के होने की वजह से लार्ज स्केल वॉर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और ज़्यादातर लोगों को जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के लक्स ऑपरेशन हवेली पैलेस के बारे में सब कुछ पता नहीं था। इसलिए क्योंकि उनको तो ऐसा लगेगा कि वो लोग अटैक कर देंगे, हवेली कोर्ट वाले जाके मार देंगे उनको, पकड़ लेंगे, ये वो कर देंगे। लेकिन ना उनको ये क्या पता कि वो लोग आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भाई आने का तरीका क्या है, या तो रीजनल वॉल क्रॉस करो, वो तो कर नहीं पाओगे। तो मुश्किल बात क्या आ गई? मुश्किल बात आई सीधा ब्लैक हेवन और व्हाइट हेवन, वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन वो पूरी की पूरी जगह किसके अंडर आती है? चाहे 5 रीजन की कोई भी जगह हो, पूरे के पूरा ब्लैक हेवन और व्हाइट हेवन का भी थोड़ा बहुत हिस्सा किसके अंडर आता है? लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस के, यानी सीधा-सीधा बोला जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के। वो वहाँ का लक कंट्रोल करता है, ऐसे की तैसे ही करवा देगा वो वहाँ पे। हेवनली कोर्ट के लिए नॉर्थर्न प्लेस पे अटैक करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए चाहे वो कुछ भी करे या ना करे, दोनों सिचुएशन में उसके पास अपने एक्सक्यूज़ेज़ रेडी थे।
और चाहे हेवनली कोड का नेक्स्ट स्टेप कुछ भी हो, वही डिसाइड करेगा कि 5 रीजन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। फेंगिवा ने एक लंबी सांस छोड़ी। ये सब कुछ उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। हेवनली कोड ने जब माहोंगिन को बचाने के लिए गू इमोर्टल भेजे, तब उन्हें नॉर्थर प्लेयर्स के गू इमोर्टल का एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन मिलना ही था। जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोग रेस्क्यू में फेल हुए, वो वापस भागकर अपने रीजन लौट गए। वो बैटल जो इतने लंबे टाइम तक चल रही थी, फाइनली अपने एंड पर पहुंच गई। लेकिन जब फेंगिवा ने न्यूज़ सुनी, उसके दिल में एक अजीब सा अनईजी फीलिंग उठ गई। कुछ तो गड़बड़ है, पर वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी वो समझ नहीं पा रहा था। पेंगुइन सोच में कहता है, शायद मेरे एक्शंस के चलते सब कुछ ज़्यादा बदल गया है। इतने चेन रिएक्शन क्रिएट हो गए हैं कि मेरी रिबर्थ का एडवांटेज धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। शायद इसीलिए मुझे अंदर से ये बेचैनी महसूस हो रही है। ड्रीम रेलम की लाइट फेंगुइन के फेस पर चमकी। उसका एक्सप्रेशन डार्क और एक तरीके से अनसर्टेन हो गया। फेंगुइन कहता है, जो भी हो, अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना ही सबसे ज़रूरी है। ड्रीम रेलम, हियर आई कम। चाहे बाहर की सिचुएशन कितनी भी अनस्टेबल हो या डेंजरस क्यों ना हो, फेंग युआन जानता था कि जब तक वो खुद स्ट्रांग हो जाएगा, तब तक वो सेफ है। उसका सोल ड्रीम के अंदर घुस गया। जैसे ही वो होश में आया, फेंग युआन ने देखा कि वो एक वाइल्डरनेस में था, यानी खतरनाक ही जगह थी। रात का टाइम था, आसमान में एक क्रिसेंट मून अपनी कोल्ड लाइट में चमक रहा था। दूर कहीं वाइल्ड डॉग्स भौंक रहे थे। फेंग युआन अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से इम्मोबाइल महसूस कर रहा था। उसे 2 लोग उठाकर ले जा रहे थे, एक आगे से, एक पीछे से उठाकर। पेंगुइन सोचता हुआ कहता है, ये क्या हो रहा है? जब उसने देखा कि वो हिल भी नहीं पा रहा, उसने आस-पास की सिचुएशन को एक्सेस करना शुरू करा। सॉरी गाइस, खाँसी आ गई थी ना, तो थोड़ा-सा रुक गया था। दोबारा से रिपीट करता हूँ। पेंगुइन यहाँ पे आगे सोचता है, ये क्या हो रहा है? जब उसने आस-पास देखा तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और सिचुएशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे ग्रंट-ग्रंट आवाज़ आती है। एक अजीब-सी ना पिग की, मतलब पिग कोई कुछ खा रहा है, कुछ कर रहा है ना, ऐसे-ऐसे आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर में उसने समझ लिया कि ये जो आवाज़ है उन दोनों लोगों से आ रही है जो उसे उठाकर ले जा रहे हैं। वो दोनों वेड इंसान फेंगियोन को ले जा रहे थे और माउंटेन के आधे रास्ते तक आ गए थे। आसमान के डार्क क्लाउड्स हट गए थे। जब क्लाउड मूनलाइट पड़ी, फेंगियोन ने देखा कि वो दोनों इंसान ही नहीं थे। वो थे बोर हेडेड बीस्टमैन। फेंगियोन अंदर से शॉक में कहता है, अभी के वर्ल्ड में तो बीस्टमैन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर ये ड्रीम रेलम में अपीयर हुए हैं, तो ये किस एरा का सीन है? एक क्वेश्चन उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। उसके साथ एक अनईज़ी फीलिंग भी थी। उसने स्ट्रगल करना शुरू करा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, कुछ भी नहीं कर सकता, ऊपर से इंजर्ड भी है। वो पूरी तरह से ताकत लगा रहा था, फिर भी कुछ भी नहीं हो रही थी, ज़रा-सी बॉडी नहीं हिल रही थी। गर, 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 गर आवाज़ आ रही थी। दोनों बोर हेडेड बीस्टमैन ने उसकी मूवमेंट नोटिस कर ली और ग्राउल-ग्राउल करने लग गए। फेंगियुआ ने अंदर से चिल्लाकर कहा, ओह नो! लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। पर अब तक देर हो चुकी थी। वो दोनों बीस्टमैन अचानक से उसे छोड़ दिए। फेंगियुआ ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। पेन इतना इंटेंस था कि वो लगभग बेहोश हो गया, लेकिन अपनी विल पावर से, विल पावर इतनी स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन से आंखें खोल ही रखी। उसने देखा कि सामने खड़ा था बोर हेडेड बीस्टमैन अपना पैर उठाकर। अगले ही मोमेंट उस बीस्टमैन ने अपना पैर फेंगिवान के चेहरे पर रख दिया और जैसे ही वो पैर नीचे गया, फेंगिवान की आंखें में सिर्फ एक ही चीज बची थी, बोर के पैर का शेप जो बढ़ता ही जा रहा था, यानी इसके मुंह पर गिरने वाला था। और बैम आवाज आई और भाई 1 सेकंड के अंदर ही उसका पूरा का पूरा सर वाटरमेलन की तरह फट गया। खून एकदम भाई इधर से उधर फैल गए, दिमाग का हिस्सा इधर से उधर बिखर गया। पेंगुइन बस डब्ल्यूएफटी कह के चुप ही हो गया। ड्रीम एक्सप्लोरेशन तुरंत ही खत्म हो गई थी। उसकी सोल चोट में बहुत ज़्यादा, चोट ज़्यादा आ गई। ज़बरदस्ती बाहर निकाल भी दिया गया। पेंगुइन कहता है, मतलब मुझे मौका देख के मूव करना होगा। बिना सोचे समझे अगर मैंने कुछ करा तो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सोचते हुए गट्स गू का यूज़ करके उसने अपनी सोल को हील कर लिया। अनरावल ड्रीम के यूज़ की एक लिमिट थी और नाइटमेयर डेमोनिक क्लॉट के इमॉर्टल मटेरियल पहले ही खत्म हो चुके थे। लेकिन गट्स गू का अलग था। जब तक डांगहुन माउंटेन है, गट्स गू का सोर्स तो इनफिनाइट था। इसलिए फेंगिमन ज़्यादा पसंद करता था गट्स गू को यूज़ करना। सोल इंजरी लेना, सोल इंजरी देखो मिल जाएगी ना तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगी क्योंकि गट्स गू तो है ही, है ना इसलिए। लेकिन भाई ना बहुत सोच समझ के एक चीज़ यूज़ करता है, वो है अनरावल ड्रीम। क्योंकि इसके जो डेमोनिक क्लट्स है ना, क्लॉट्स है जो भी करो वो खत्म हो गए हैं, तो अनरावल ड्रीम और ज़्यादा बना नहीं सकता, तो वेस्ट नहीं करना उसे। थोड़ी देर बाद उसकी सोल हील हो गई, वो फिर से ड्रीम रेलम के अंदर घुस गया। इस बार फेंगिवन ने कुछ नहीं कहा, उसने अपने आप को उन दोनों बोर हेडेड बीस्टमैन के हाथ में छुड़ा रखा और जैसे वो उठा के उसे ले जा रहे थे, उसने कुछ भी नहीं करा, उस ले जाने दिया। घर-घर का आवाज़ आई, एक पॉइंट पे दोनों बीस्टमैन रुक गए। उनमें से एक ने ग्रंट किया, दूसरा फेंगिवन के पैरों को उठाकर थोड़ा-सा आगे बढ़ गया। और भाई फेंगिवा ने देखा कि वो दोनों एक क्लिफ के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। फेंगिवन कहता है, ओह नो! वो स्ट्रगल करने लगा, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, दोनों बीस्टमैन ने उसको क्लिफ से नीचे फेंक दिया। फेंगिवन तेज़ रफ्तार से नीचे गिरने लगा। फेंगिवन हैरान होकर कहता है, ये क्या? नीचे एक मास ग्रेव था, हज़ारों लाशें एकदम बिखरी पड़ी थी और बहुत, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी, इतना मान लो कि पता नहीं कितनी हज़ारों बॉडीज़ पड़ी होंगी इसके अंदर। और कुछ तो समझने लायक भी क्या था, एकदम भाई प्लॉप आवाज़ है और गेम खत्म। एक ज़ोर की आवाज़ के साथ फेंगिवन नीचे गिरा, उसका पूरा का पूरा
जो बॉडी था वो मीट पेस्ट बन गया और वहीं पेंगुइन खत्म। ड्रीम रेलम ने उसको फिर से बाहर निकाल फेंका। फेंगीमान कहता है ये ड्रीम रेलम आखिर है क्या भाई? उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न भर गया था। सीन यहाँ पे चेंज होता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट हेवनली कोर्ट। एक बूढ़ी औरत ने झुके हुए टोन में मतलब आराम से ऐसे बोला वो ग्रैनी शाती कहती है, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग प्लीज़। उसका शरीर एकदम झुका हुआ था, कमर टेढ़ी थी, बाल एकदम भाई फैले हुए थे और झुर्रियाँ साफ-साफ दिख रही थी और बूढ़ी-बूढ़ी टाइप की ये थी ना इसलिए। उसने एकदम भाई पीले-भूरे रंग का रोब पहना हुआ था, कमर के एकदम भाई इर्द-गिर्द तक चकरा रहा था और ड्यूक लोंग के सामने एकदम खड़ी थी। ड्यूक लोंग अब कमज़ोर नहीं था। डी ज़ांगशेंग की लाइफ़ फ़ोर्स चुराने के बाद उसकी जो शक्ल थी भाई वापस से अपने लेजेंडरी अपेक्स वॉरियर जैसी बन गई थी। यानी वो वापस अपने पीक स्टेज पे आ गया था। वही पावरफुल बंदा जो कभी हुआ करता था वैसा ही हो गया था। हुँ। वो ना सामने एक टावर को देख रहा था, सर हिलाकर बोला, ड्यूक लॉन्ग कहता है गिरेनिशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो टावर था हेवन ओवरसीइंग टावर, एक रैंक 9 इमॉर्टल वो हाउस जिसका नाम पूरी हिस्ट्री में मशहूर था। साउथर्न बॉर्डर में जब ये तबाह हुआ था, तब भी ज़्यादा इमॉर्टल वो बचे हुए थे। बाद में जब इसे हेवनली कोर्ट वापस लाया गया तो ग्रेनिशा ने अपनी रिफाइनिंग स्किल का यूज़ करके इसको दोबारा रिपेयर कर दिया क्योंकि बहुत सारे गू इसमें बच गए थे ना, सारे तबाह नहीं हुए थे इसलिए जैसे-तैसे करके रिवाइव हो गया। और अब उसका पूरा का पूरा काम पूरा हो चुका था। हेवन ओवरसीइंग टावर फिर से पूरी तरह से रिपेयर हो गया था। ग्रैनी शाह कहती है ड्यूक लॉन्ग प्लीज़। उसने रास्ता दिखाया और ड्यूक लॉन्ग और फेरी ज़ी भी उसके पीछे चल दिए टावर के अंदर। व्हाइट जेट स्पाइरल सीधी उन्हें भाई ऊपर ले जा रही थी। टावर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ था इसलिए वो बिना किसी रुकावट के ऊपर पहुँच गए। टॉप फ्लोर पर पहुँचते ही उन्होंने एक इमॉर्टल को देखा। उससे एक इंटेंस रैंक 9 ऑरा निकल रहा था। वो एक स्पाइडर जैसा शेप में था, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का और उसके शरीर पर एक स्कारलेट वुंड था जो लगभग 2 टुकड़ों में उसको काट चुका था और वो और कोई नहीं, ये था फेट इमॉर्टल गो। ये वही फेट गो था जिसे रेड लोटस डीमन वंडरमल ने लव इमॉर्टल गो की पावर से ज़ख्मी किया था। वो तब लगभग मर ही गया था लेकिन हेवेली कोर्ट के जनरेशंस की हार्ड वर्क के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के दौरान इसे पार्ट मतलब करीबन 50% तक तो इसको रिकवर कर लिया और अब ग्रैनी शाह के एफर्ट से ये 60% तक रिकवर हो चुका था। 10% इसलिए बढ़ पाया क्योंकि बहुत सारे लोग जो वो नहीं थे इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ वो मर गए इसलिए। ड्यूक लॉन्ग एकदम भाई कहता है, "बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ग्रैनी शाह, तुमने हेवेली कोर्ट के लिए महान काम किया है। तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जब हम 5 पूरे के पूरे 5 रीजन पे रूल करेंगे, लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे।" ग्रैनी शाह मुस्कुराते हुए कहती है, "मैं तो बस अपनी छोटी-सी कोशिश कर रही थी।" लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, वैसे भी हेवन ओवरसीइंग टावर को रिपेयर करना मेरे पुराने दोस्त की भी एक इच्छा थी। हा, 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 हा। उसकी हँसी के साथ उसका पूरा जिस्म एकदम भाई रेत में बदलने लगा। हवा की तरह रेत बदल गया। एक हवा का झोंका आया, वो पूरी रेत उड़ गई और हवा में बिखर गई। रैंक 8 वो इमॉर्टल, ग्रेनिश शाह, रिफाइनमेंट पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर, इसी पल दुनिया छोड़ गई। ओके, तो इसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। वो पहले ही अपनी लाइफ स्पैन को एंड पर थी, यानी एकदम अपने एंड पर थी। जब पुराना हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड मरा था, तब शॉक से वो जाग गई थी और अपनी लाइफ के आखिरी पल में हेवेली कोर्ट के लिए उसने लगा दिए और हेवन ओवरसीइंग टावर को रिपेयर कर दिया और मर गई। साइलेंस छा गया। एक और हेवेली कोर्ट का रैंक 8 गो इमॉर्टल अपनी कुर्बानी दे चुका था। फेरिस जीवी की आँखें थोड़ी-सी लाल हो गई, लेकिन ड्यूक लॉन्ग का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसके जिस्म में सीधा एक रूलर की तरह एकदम भाई एटीट्यूड था, प्राइड था, वो एकदम सीधा खड़ा था। ड्यूक लॉन्ग कहता है, हिस्ट्री के हर दौर में हेवेली कोर्ट के गो इमॉर्टल ने अपनी जान दी है, ताकि हमारे डिसेंडेंट एक ब्राइट फ्यूचर जी सकें। वाई लिंगयांग, बी चेंतियान वो भी सैक्रिफाइस हुए, ग्रैनी शाह भी हुई और फ्यूचर में शायद हम भी यही करेंगे और मर जाएँगे। ड्यूक लॉन्ग ने आगे कहा, हेवेनली कोर्ट हमेशा टॉप फ़ोर्स इसलिए रहा है, सिर्फ़ इमॉर्टल वंडरबल की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम हेवेनली कोर्ट के लोग सैक्रिफाइस से डरते नहीं। जान दे देते हैं, डरते नहीं हैं। हम जानते हैं ह्यूमैनिटी को हमारी ज़रूरत है, सबको हमारी ज़रूरत है, हेवन और अर्थ को हमारी ज़रूरत है। फ़ैरिज़ीवी ने गहरी साँस ली और खुद को शांत करा। फ़ैरिज़ीवी कहती है, "तो लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, अब क्या करना है?" ड्यूक लॉन्ग ने आँखें बंद की, फिर खोला। कहता है, "अपना बंदा, ग्रेट एरा शुरू हो चुका है। अब कुछ लोगों को ज़िंदा रहना अलाउड ही नहीं है।" फ़ैरिज़ीवी ने कहा, "लेकिन फेंगिमान, यिंगवुशी, पर्पल और बाकी लोग तो बहुत ही चालाक हैं ना?" ये तीनों का नाम लिया। "रीजनल वॉल की वजह से उनका लोकेशन रिड्यूस करना ही मुश्किल है।" ड्यूक लॉन्ग हाथ उठाकर कहता है, "चिंता मत करो, चाहे वो कहीं भी हो, हम दोनों जानते हैं उनका अगला डेस्टिनेशन एक ही जगह है, साउथर्न बॉर्डर का जायंट ड्रीम रेलम। ड्यूक लॉन्ग एकदम आगे कहता है, फॉरगेट नॉर्थर्न प्लान्स और लॉन्गेविटी हेवन, जाने दो उन लोगों को। वो छोटी-सी प्रॉब्लम है, जब मर्जी उखाड़ फेंकेंगे। सबसे पहले हमें इन बड़े थ्रेट्स को खत्म करना होगा। देख रहे हो लॉन्गेविटी हेवन, नॉर्थर्न प्लान्स कुछ नहीं है इनके सामने। इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट पता है क्या है? फेंग युआन, यिंग वुशी, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क। दोबारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फेंग युआन का सीन।
कोल्ड मून के नीचे एक सूना पहाड़, 2 बोर हेडेड बीस्टमैन फेंगयुआन को ऊपर चढ़ा रहे थे, उठाकर ले जा रहे थे, एक आगे एक पीछे। फेंगयुआन ने ऑब्जर्व किया, पर कोई रश एक्शन नहीं लिया। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, मैं रैंक 4 गू मास्टर हूँ, पर मेरे पास कोई गू बम नहीं, ऊपर से मैं इंजर्ड भी हूँ और ये दोनों बीस्टमैन मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उसने क्लिफ की तरफ देखा। फेंगयुआन सोचता है, जब ये मुझे क्लिफ से फेंक देंगे, मैं सीधा मर जाऊँगा, अनलेस मेरे पास सविनर इमॉर्टल बॉडी होता। मतलब ज़िंदा बचने का एक ही चांस है इस माउंटेन रोड पर। इमॉर्टल किलर मूव अनरावल ड्रीम जैसे ही उसने एक्टिवेट करा, उसकी बॉडी से थोड़ा स्ट्रेंथ वापस आया, जैसे कोई इंसान जो डेजर्ट में मरने वाला हो लेकिन अचानक उसको पानी दे दो। फेंगयुआन कहता है, थोड़ा इफेक्ट हुआ पर बहुत है, मतलब अभी भी मतलब बहुत है, इतना कि हिल सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्या पता बच जाऊँ। उसने अनरावल ड्रीम दोबारा यूज़ करा, कुछ जितने भी घाव थे वो भरने लग गए, दर्द धीरे धीरे कम हुआ, चेस्ट और बैक के गहरे जख्म वैसे के वैसे ही थे, लेकिन बाकी धीरे धीरे हट रहे थे। फिर लगातार उसने यूज़ करता रहा, अनरावल ड्रीम अनरावल ड्रीम अनरावल ड्रीम। इतनी बार यूज़ करा कि उसकी जो ब्लीडिंग थी रुक गई, बॉडी में जो गर्माहट थी वो वापस आई, और फाइटिंग पावर अभी भी लेकिन ज़ीरो थी। फेंगयुआन ने कहा, इतनी बार यूज़ करके भी ये रिज़ल्ट है, कुछ तो गड़बड़ है। क्लिप के पास आया, उसने डिसीज़न लिया, बस अब पहले मूव भी मैं ही करूँगा। एकदम से उसने जंप मारा, जैसे लॉबस्टर उछलता है ना और बीस्टमैन के हाथ से निकल गया हो। ऐसा मान लो वो तो होता नहीं, केकड़ा या लॉबस्टर है, गरम तेल सामने है, छूते ही उछल जाता है, वैसे ही। ज़मीन पर गिरा, चोट से एकदम भाई चुभ रही थी, एकदम दर्द हो रहा था, लेकिन वो बेहोश होने लगा। 2 बीस्टमैन एकदम भाई उसकी तरफ गुरंड-गुरंड करते रहते हैं और भागे। फेंगिमान ने फाइटिंग स्किल से बचकर जैसे-तैसे भागना स्टार्ट करा, लेकिन कुछ ही देर में प्लॉप आवाज़ आई। 2 व्हाइट टस्ट उसकी पीठ के ज़ख्म में घुस गए और चेस्ट से बाहर निकल गए। फेंगिमान ने भाई खून थूक दिया, क्योंकि भाई उसकी पीठ से घुसे थे दाँत और सीधा चेस्ट से बाहर निकले थे, यानी छेद दिया था भाई को। और जब आँखें खुली तो वो एक हॉल में था, रियलिटी में वापस आया। फेंगिमान का फेस एकदम खराब था, सोल इंजर्ड थी। फेंगियुआन शॉक में कहता है, ये ड्रीम रियलम सबसे टफ था, इतना रियलिस्टिक पर इतना डेंजरस भी। पहला सीन भी कंप्लीट नहीं हुआ और मैं मल्टीपल टाइम्स मर गया। अनरावल ड्रीम भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे वीक है, कुछ काम नहीं कर रहा, ऊपर से वेस्ट भी हो गया। लेकिन ऐसा क्यों? उसने एनालाइज़ किया। यहाँ ट्रीज़ नहीं रॉक्स थे, मतलब हाइड होना मुश्किल था। अनरावल ड्रीम सिर्फ 5 बार काम करेगा, शायद ये ड्रीम मुझे क्लिफ से गिरने के लिए फ़ोर्स करता है। फिर से ड्रीम रेलम में गया, इस बार शांत था। अनरावल ड्रीम यूज़ किया पर एनर्जी सेव रखी। क्लिफ पर पहुंचते ही बीस्टमैन ने उसे नीचे फेंक दिया। गिरते हुए फेंगिमान की बॉडी एडजस्ट हुई। क्लिफ के पास होने से कुछ सेकंड बाद उसने देखा कि क्लिफ वॉल पर कुछ अजीब रॉक्स निकले हुए हैं और कुछ ट्रीज से चिपके हुए हैं। यानी मतलब होता नहीं है, जो खाइयाँ होती है, खाइयों के साइड साइड में कोई एक पेड़ निकला होता है, कहीं कहीं रॉक अलग से होता है, तो उन्हें पकड़ के लोग बच जाते हैं खाई में गिरने से, वैसा ही सीन था। लेकिन यहाँ पे एक बैम आवाज़ आई। विद अ लाउड क्रैश फेंगिवान एक बड़े पत्थर पर गिरा, बोन्स टूटकर वहीं खत्म हो गया, भाई खत्म। फेंगिवान सोचता है, स्पीड ज्यादा थी, चोट बहुत गहरी लगी है, लगता है अगले बार ट्रीज पे शायद लैंड करना होगा, ट्री को पकड़ूं या कुछ करूं तो शायद बच जाऊं। फिर से ड्रीम रेलम में गया, इस बार एक्सपीरियंस यूज करा और ट्री पे गिरा। क्रैक आवाज आई, ब्रांचेस टूट गई, वो धीरे धीरे नीचे गिरता गया। हाथ पकड़कर डायरेक्शन एडजस्ट कर रहा था, दूसरे ट्री पे गिरा और प्लैप आवाज आई। ट्रंक पे लैंड करते हुए उसकी बॉडी लंबे तेज लीस में एकदम भाई घुसते 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 एंड में जाके एक पत्थर पे तो नहीं लगा, लेकिन जो ट्री था, ट्री का ही हिस्सा जो ब्रांच थी वो घुस गई उसके अंदर और भाई खत्म। यानी थोड़ी देर तक तो ज़िंदा रहा था, लेकिन एंड में जाके ब्रांच उसके अंदर ही घुस गई, तो शायद डायरेक्शन दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। पेंगुइन शॉक में कहता है, ये कौन-सा ट्री था भाई? फिर से ड्रीम से वापस बाहर फेंक दिया गया। कई बार ट्राई करने के बाद, टोटल 18 डेथ के बाद फाइनली वो वैली के बॉटम तक पहुँचा, और लेकिन हालत बहुत ख़राब थी, पूरी बॉडी फ्रैक्चर थी, बस राइट आर्म में थोड़ा बहुत फ़ील था, बाकी सब तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे डेड हो, कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था, यानी दूसरा हाथ भी फ़ील नहीं कर पा रहा था, बस एक हाथ कंट्रोल में था उसके। फेंगिवन कहता है, यही बेस्ट रिज़ल्ट है अब तक का इस इन ट्रायल्स का। अनरावल ड्रीम, अनरावल ड्रीम, अनरावल ड्रीम। इस बार थोड़ा-सा हील हुआ, राइट आर्म से स्ट्रेंथ आई, लेफ्ट लेग से फीलिंग वापस आई, पर राइट लेग बिल्कुल पेस्ट हो चुका था। उसने आस-पास देखा, एक बड़ा-सा पाइल ऑफ कॉर्प्स था, स्मेल इतनी हेवी थी कि जैसे हवा में फैल गई हो और बंदा बेहोश हो जाए। फेंगिवन सोचता है, अब क्या करूँ? तभी ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग गू इमॉर्टल ऑरा महसूस हुई। 2 वेरिएंट ह्यूमन रैंक 7 बीस्टमैन गू इमॉर्टल आसमान में दिखाई दिए। एक बोर हेडेड, दूसरा ह्यूमन बॉडी और दूसरा स्नेक बॉडी और ह्यूमन हेड था। स्नेक हेड इमॉर्टल्स कोल्ड टोन में कहता है, केयरफुल, नीचे कोई मतलब कोई बड़ा क्रिएचर है। बोर हेडेड इमॉर्टल हँसकर कहता है, हा हा हा, ओए बड़े भाई, उठ जाओ, सोए पड़े हो क्या? उसकी वॉइस थंडर जैसी गूंज उठी और उस पूरी वैली में फैल गई। तभी कॉफ से स्मेल से एक टेरिफाइंग ऑरा फूटा, रंबल आवाज आई, सारा स्टिंक हवा में उड़ गया, सारे मैसिव ब्लैक जाइंट बाहर ऊपर के आए। 7 से 8 स्टोरी टॉल, पूरे ब्लैक और लंबे लंबे कमर तक बाल आ रहे थे, उनके अंदर 2 रेड ग्लोइंग आइस, और वो जाग गया था। दोनों बीस्ट मैन इमोटर्स की हवा टाइट हो गई, पहले कॉन्फिडेंट थे लेकिन अब डर गए जब वो जागा। फेंगिवन भी शॉक में था, क्योंकि फेंगिवन तो नीचे ही था। फेंगिवन अंदर से कहता है, ये तो रैंक 8 पीक ऑरा है, हाफ ह्यूमन हाफ एशियन बीस्ट।
बोर हेडेड इमॉर्टल कहता है चलो बड़े भाई खाना शुरू करो। स्नेक हेड इमॉर्टल कहता है हाँ, ये फ्लैश हमारी क्लैन की मतलब हमारे क्लैन ने मिलकर तुम्हारे लिए कलेक्ट करा है। तो असल में अब हमें पता चलता है क्या था, ये लोग ना क्लिफ से बॉडियाँ फेंकते थे नीचे क्योंकि नीचे कुछ उनके लिए मतलब होगा, फेंकते थे कुछ खतरनाक बीस्ट है रैंक 8 का पावरफुल उसके खाने के लिए। तभी वो ब्लैक जायंट बोला, ज़ुओ ये हुई गुस्से में, कितनी बार बोला है मेरा नाम ज़ुओ ये हुई है। ये कहकर फिर से कॉर्प्स उठाकर वो खाने लग गया। पेंगुइन सोचता है ये तो खुद मुझे भी खा जाएगा लग रहा है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है साउथर्न बॉर्डर ब्लैक डीमन पिट, माउंटेन्स और पिट से भरा एरिया। ये पिट छोटी थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ आए थे पर्पल माउंटेन ट्रूमनार्क, बाइनमिंग, यिंगवुशी और बाकी लोग। बाइनमिंग कंफ्यूज थी, वो कहते यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कुछ दिख भी नहीं रहा यहाँ तो। पर्पल माउंटेन ट्रूमनार्क ने हवा में बात करते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें याद है ना मैंने अपना ट्रू इनहेरिटेंस दिया था, तुम मुझ पर एक फ़ेवर उधार हो। अननोन वॉइस अंदर से कहती है फ़ेवर? कौन-सा फ़ेवर? फिर एक पावरफुल ऑरा पिट के अंदर से फूट गया और सबके चेहरे बदल गए। यानी इसको मतलब एक और बंदा होगा ये कोई, इसने इनहेरिटेंस तो सबको ही बाँटा है ना। पर्पल माउंटेन ट्रूनार कहता है कामली, तुम हमेशा इंसान बनना चाहते थे। ज़ुओ ये हुई वॉइस यानी ज़ुओ हे वुई कहता है इंसान, ओह! मुझे याद आया तुम वही आदमी हो उस वक़्त का। पर्पल माउंटेन ट्रूनार कहता है हाँ, मैंने मदद की थी, अब तुम फ़ेवर चुका दो। ज़ुओ ये हुई कहता है ठीक है बताओ क्या चाहिए? पर्पल माउंटेन ट्रूनार कहता है जो तुम बेस्ट करते हो, ह्यूमन खाना, तुम वही काम करो। ज़ुओ ये हुई हँस के कहता है नॉर्मल ह्यूमन खा-खा के बोर हो गया हूँ। पर्पल माउंटेन ट्रूनार कहता है फ़िक्र मत करो, ये इमॉर्टल्स हैं, शायद रैंक 8 भी मिल जाएँ। ज़ू ह्यूई एक्साइटेड हो गया, दैट्स गुड यानी यहाँ पे भाई क्या करने आए थे, ये केव के पास आए, केव के अंदर बहुत अंधेरा था, तो ये लोग केव के अंदर नहीं गए, बस जो पर्पल माउंटेन ट्रूनार थे ना, वो केव के एकदम एंट्रेंस पे आ गए जहाँ बहुत अंधेरा था। उसने हाथ ऊपर करा केव के अंदर और बोलना शुरू करा, तो ये जो बंदा था, ज़ू ये हुई, ये बंदा नहीं असल में एक बीस्ट मैन है, इसकी स्टोरी हमने आधी सुनी फेंगीवान के ड्रीम रेलम के अंदर कि ये जो बंदा है उसकी कहानी, तो ये वही बंदा था। और इसके लिए शायद ये कुछ बॉडीज़ भी लेके आया है, मरी हुई लाशें, जो इसके खाने के लिए हैं।